Hi guys, welcome to lecture number 34. What is going to be the agenda for today? So we will wrap up all our discussion related to concave and convex functions. ठीक है? So last lecture में हमने inflection points क्या होता है उनको कैसे identify करना है वो देखा था. Concave function का definition क्या होता है वो देखा था. इसी से रिलेटेड और क्या क्या रिजल्ट्स है वो हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, चलो. सो देर इज वन मोर रिजल्ट विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस. अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है. ठीक है, मतलब नॉट कोई भी एक पॉइंट है वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है. उस केस में अगर हमें ये पता होता है कि भाई हमारा फंक्शन कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है तो वो काफी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होती है. ठीक है, सो व्हाट इज दैट रिजल्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, so how do you find, basically the objective is how do you find max slash min for concave slash convex functions. ठीक है, that is what we want to understand. ठीक है, तो मान लीजिए suppose you have a function, suppose we have a function f which is concave, या तो वो concave है और it's convex. ठीक है, function in an interval आए, तो कोई एक इंटरवल आए उसमें मान लीजिए मेरा फंक्शन कॉनकेव है और ब्रैकेट में जो जो भी रिजल्ट्स होंगे वो उस चीज के लिए एप्लीकेबल होंगे जब मेरा फंक्शन कॉन्वेक्स होगा. ठीक है, एंड मान लीजिए इफ सी इज अ स्टेशनरी पॉइंट, सी इज अ स्टेशनरी पॉइंट. स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट का क्या मतलब होता है कि इस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है. ठीक है, इफ सी इज अ स्टेशनरी पॉइंट फॉर माय फंक्शन एफ इन द इंटीरियर ऑफ आई, तो मेरी जो इंटरवल है आई उसके इंटीरियर में सी कोई एक स्टेशनरी पॉइंट है, मतलब पॉइंट सी पे अगर मैं डेरिवेटिव की वैल्यू निकालूंगी तो वो 0 आएगी. ठीक है, तो तब क्या होगा, देन व्हाट आर वी सेइंग, सो इफ ऑल ऑफ दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल, सी इज अ स्टेशनरी पॉइंट, माय फंक्शन इज कॉनकेव या माय फंक्शन इज कॉन्वेक्स इन दैट इंटरवल, तो हम क्या बोलेंगे, देन वी से द फॉलोइंग, देन सी इज अ मैक्सिमम पॉइंट, सी इज अ मैक्सिमम पॉइंट. मैक्सिमम पॉइंट कब बोलेंगे, जब मेरा फंक्शन कॉनकेव होगा, और अगर मेरा फंक्शन कॉन्वेक्स है तो मिनिमम पॉइंट होगा ये, मिनिमम पॉइंट. सो ब्रैकेट में जो भी चीज लिखी है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू कॉन्वेक्स, जो भी वैसे चीज लिखी है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू कॉनकेव. ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन दैट वी हैव. सो देन सी इज द मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट फॉर माय फंक्शन इन द इंटरवल आई, इन द इंटरवल आई. ठीक है, तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को हम कैसे लिख सकते हैं कि, तो अगर मेरा फंक्शन कॉनकेव है और सी एक स्टेशनरी पॉइंट है तो सी जो है एक मैक्सिमम पॉइंट होगा. ठीक है, एंड एफ अगर मेरा एक कॉन्वेक्स फंक्शन है और सी एक स्टेशनरी पॉइंट है उस फंक्शन के लिए, तो दिस विल बी द मिनिमम पॉइंट फॉर माय फंक्शन इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल आई. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर सी मेरा, सो बेसिकली इसी चीज को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ कि if C is an interior point, of the interval I, then क्या होगा, then अगर f डबल प्राइम x की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल I, तो अगर डेरिवेटिव वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, डबल डेरिवेटिव वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, तो मेरा फंक्शन क्या होता है, कॉनकेव. दैट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ कॉनकेव फंक्शन. तो अगर ये चीज एप्लीकेबल है एंड मेरा एक पॉइंट सी है जहां पे मेरी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एस एक्स इज इक्वल टू सी इज अ मैक्सिमम पॉइंट, is a maximum point. It is a maximum point for my function in my interval I. ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीजें हमने ऊपर लिखी थी उसी को मैथमेटिकल टर्म्स में हमने नीचे लिख दिया है. ठीक है, एंड सिमिलरली, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट.
ये पहली स्टेटमेंट हो गई। और हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाती है कि अगर एफ डबल प्राइम एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बेसिकली, फॉर ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू माई इंटरवल आई, एंड सी जो मेरा पॉइंट है वो एक स्टेशनरी पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल्स टू c इज अ मिनिमम पॉइंट, इट्स अ मिनिमम पॉइंट और माय फंक्शन इन द इंटरवल i, ठीक है, इट विल बी माय मिनिमम पॉइंट। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट है। ठीक है, तो जैसे ही मुझे पता चल जाता है कि मेरा कोई फंक्शन जो है वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है और वहां पे मुझे इंटरवल के अंदर कोई एक स्टेशनरी पॉइंट मिलता है, तो वो जो पॉइंट है वो मेरा मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन। ओके, सो लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इसका मतलब जैसे कि आप ये देख लो कि फॉर एग्जाम्पल डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए कि मैं इस तरीके का कोई भी डायग्राम अगर दिखाती हूँ, ठीक है, तो ये किस तरीके का फंक्शन है, दिस इज अ कॉनकेव फंक्शन, राइट। और ये मान लो मेरी एक इंटरवल है ए से बी, ठीक है ना। तो अब ये जो ए से बी इंटरवल है, यहाँ पे ये जो स्टेशनरी पॉइंट है ये इस तरीके का है, तो ये किस तरीके का पॉइंट हो गया, दिस इज माई मैक्सिमम पॉइंट, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई एक इस तरीके का ग्राफ है तो ये क्या है, कॉन्वेक्स फंक्शन, राइट। यहाँ पे ये पॉइंट स्टेशनरी है, सो दिस इज ऑल्सो माई मिनिमम पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से ये रिजल्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स डू वन क्वेश्चन विच काइंड ऑफ ट्राइज टू अप्लाई दिस। ठीक है, सो मान लीजिए कि लेट द कॉस्ट of producing Q units of a commodity is C of Q is equals to AQ squared plus BQ plus C and Q is greater than equal to 0। ये टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की। ठीक है, तो आप कोई भी कॉस्ट, कोई भी अगर प्रोडक्शन करते हो तो उसमें कितने भी यूनिट प्रोड्यूस करते हो उससे जो कॉस्ट लगती है वो ये है। ठीक है, वेयर A, B, C are positive constants। तो ये क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, तो ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं ABC और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द एवरेज कॉस्ट A ऑफ Q। अब एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, जो भी आपकी कॉस्ट है उसको जब आप क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हो, सो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी अगर आप कर देते हो तो उससे आपको एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाती है। तो बेसिकली एवरेज कॉस्ट क्या होगी, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी, इस पूरी चीज, ये टोटल कॉस्ट है, इसको जब आप क्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो एवरेज कॉस्ट है दिस हैज मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, एट Q स्टार इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ C बाय A। तो जब Q क्वांटिटी की वैल्यू ये होगी ना, तब मेरी एवरेज कॉस्ट सबसे छोटी वैल्यू ले रही है, सबसे मिनिमम वैल्यू ले रही है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट आई हैव टू प्रूव। अच्छा जी, तो ओके, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, मुझे एवरेज कॉस्ट मिनिमम कहाँ होगी वो दिखाना है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, सिंपली इसका डेरिवेटिव ले लेती हूँ और उसका डबल डेरिवेटिव ले लेती हूँ और फिर देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, फर्स्ट टास्क जो आप कर सकते हो वो क्या है, डेरिवेटिव ले लो, डबल डेरिवेटिव ले लो। ठीक है, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। ओके जी, तो अब आप ये देखो कि ये जो एवरेज कॉस्ट है, ये जो एवरेज कॉस्ट है ये क्या है, ए डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू विच विल गिव मी क्यू प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय क्यू। ये मेरी एवरेज कॉस्ट है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया क्यू से। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हो ए प्राइम क्यू, तो वो क्या होगी, ए बी कांस्टेंट है तो 0 और ये क्यू रेज टू द पावर -1 है तो -1 आगे आ जाएगा, माइनस सी डिवाइडेड बाय -1 -2 पावर हो जाएगी, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, दिस इज माई एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अच्छा इसका डबल डेरिवेटिव भी ले लो, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इधर क्या हो जाता है,
अब ये जो है माइनस सी क्यू रेज टू द पावर -2 हो गई। अब ये -2 आगे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2c, और इधर पावर -3 हो जाएगी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 2c क्यू रेज टू द पावर 3 डिनोमिनेटर में। ये मेरा डबल डेरिवेटिव, ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज देखो कि ये जो, बिकॉज क्वांटिटी मुझे बताया हुआ है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब भी सी भी पॉजिटिव है, ये भी बताया हुआ है, तो जब भी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये किस तरीके की होगी, ये पॉजिटिव ही वैल्यू लेगी, राइट। सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये एक्चुअली 0 वैल्यू भी नहीं लेगी कभी, है ना, क्योंकि क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एनीवेज, राइट। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, मेरी एवरेज कॉस्ट किस तरीके का फंक्शन है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, इट इज कॉन्वेक्स, ठीक है। तो अगर मेरी एवरेज कॉस्ट कॉन्वेक्स है, ठीक है, एंड मुझे अगर एक स्टेशनरी पॉइंट मिल जाता है, तो वो जो मेरा स्टेशनरी पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट होगा, राइट। मेरे जो ये रिजल्ट है ये यही बोलता है ना कि अगर आपके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हर पॉइंट पे पॉजिटिव है और आपका डेरिवेटिव सी पॉइंट पे 0 होता है, तो सी जो है मिनिमम पॉइंट होगा। तो ठीक है, मैं स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेती हूँ। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए प्राइम क्यू शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, a माइनस सी डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। वेयर इज दिस 0, जब q की वैल्यू क्या होगी, सो a इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय q स्क्वायर, सो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय a। सो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q स्टार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ c बाय a। तो जब q की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ c बाय a होगी, तब मेरा जो फंक्शन है वो उसका डेरिवेटिव वैल्यू 0 लेगा। तो इसका मतलब ये मेरा एक स्टेशनरी पॉइंट है, सो दिस इज माय स्टेशनरी पॉइंट एंड माय फंक्शन इज कॉन्वेक्स, ठीक है। तो आपका फंक्शन कॉन्वेक्स है, ये उसका स्टेशनरी पॉइंट है, तो इसका मतलब ये वही पॉइंट है जहां पे एवरेज कॉस्ट जो है मेरी मिनिमम हो जाएगी, राइट। सो आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिजल्ट टू say that x is equals to c is my minimum point for my function in the interval that has been mentioned, ठीक है। All right, is this okay, any doubts on this? I hope this is fine. All right, okay, so let's move on. ओके जी, तो ये हमने एक अलग तरीके से चीजों को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का सोचा, जब मुझे पता हो कि मेरा फंक्शन कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने एक डेफिनेशन तो देखी है कॉनकेव या कॉन्वेक्स की, अगर उसका डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है तो वो कॉन्वेक्स होता है, डबल डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है तो वो कॉनकेव होता है। तो क्या और भी कोई डेफिनेशन है क्या, कोई फंक्शन को कॉनकेव या कॉन्वेक्स डिफाइन करने की? तो हाँ जी बिल्कुल है, और वो डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। अदर डेफिनेशन ऑफ कॉनकेव स्लैश कॉन्वेक्स फंक्शन, और क्या डेफिनेशन है? All right, so let's now understand the other definitions of concavity or convexity of a function, ठीक है। तो when do you say a particular function is concave or convex, ठीक है, let's see. All right, so पहले डेफिनेशन को वर्बली समझते हैं, फिर मैथमेटिक्स लेके आएंगे और फंक्शन के टर्म्स में उसका मतलब क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। चलो, तो कोई भी एक फंक्शन होता है, फंक्शन, a function f is called concave, ब्रैकेट में लिख रहे हैं कॉन्वेक्स, तो जो भी आगे जाके ब्रैकेट में होगा वो कॉन्वेक्स के लिए होगा, ठीक है। सो अ फंक्शन इज कॉल्ड अ कॉनकेव, is called concave if the line segment, if the line segment joining, if the line segment joining any two points on the graph of that function is never above, and in case of convex below,
द ग्राफ। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा वक्त लेते हैं और ये डेफिनेशन देखते हैं कि क्या बोल रही है। तो हमारी जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स की डेफिनेशन है वो क्या बोल रही है कि कोई, चलो कॉन्वेक्स थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, पहले कॉनकेव के लिए समझते हैं। कोई भी एक फंक्शन को मैं कब बोलूंगी कि वो कॉनकेव है, अगर इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, तो कोई भी दो पॉइंट्स मैंने पिक कर लिए, कोई भी दो पॉइंट, आप अपनी मर्जी के कोई भी दो पॉइंट्स पिक कर लो, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो कभी भी आपके फंक्शन के ग्राफ के ऊपर अगर नहीं लाई कर रही है, कोई भी दो पॉइंट्स पिक कर लो अपनी मर्जी के, अगर वो कभी भी वो जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दोस टू पॉइंट्स है कभी भी अगर फंक्शन के ऊपर नहीं लाई कर रही है, तो वो जो फंक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे दैट दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज अ कॉनकेव फंक्शन। एंड सिमिलरली कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा कि कोई भी दो पॉइंट्स आपने अपनी इच्छा से कोई भी दो पॉइंट्स पिक कर लिए, उनकी उनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट बना ली, अगर आपका जो फंक्शन का ग्राफ है वो कभी भी उस लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं लाई कर रहा है, या फिर आप ये कह सकते हो लाइन सेगमेंट कभी भी फंक्शन के नीचे नहीं लाई कर रही है जो फंक्शन का ग्राफ है, तो वो जो फंक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स फंक्शन। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। तो अब ग्राफिकली, अब बिकॉज ग्राफ का नाम आ गया है तो ग्राफ पे चीजें समझनी पड़ेंगी हमें कि क्या बोल रहे हैं ये। तो लेट्स सी। तो बेसिकली अब आप ये देखो कि जैसे कि मान लो कि ये फंक्शन है, मान लो ठीक है ये फंक्शन है। अब ये मुझे पता है कि ये कैसा फंक्शन है, ये कॉन्वेक्स फंक्शन है। ठीक है ना, ओके जी। और मान लो एक फंक्शन ऐसा है विच इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये मुझे पता है कि किस तरीके का फंक्शन है, ये कॉनकेव फंक्शन है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें मुझे पता है। तो अब मुझे जो है मेरी डेफिनेशन है उसके हिसाब से काम करना है। तो मेरी डेफिनेशन क्या बोलती है कि ये जो फंक्शन है ना इसमें कोई भी दो पॉइंट्स अपनी मर्जी से पिक कर लो। चलो, तो मैंने एक ये पॉइंट पिक कर लिया और मान लो एक ये पॉइंट पिक कर लिया। ठीक है, और सिमिलरली कॉनकेव के केस में एक पॉइंट ये पिक कर लिया, एक पॉइंट ये पिक कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट बना लो। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये हमने बना ली, ये लाइन सेगमेंट बन गई। ठीक है, अब अगर कोई भी दो पॉइंट्स आपने रैंडमली पिक किए, चाहे ये होता, चाहे ये होता, चाहे ये और ये होता, कुछ भी होता, ठीक है, और अगर ये लाइन सेगमेंट जो इनको ज्वाइन करती है ये कभी भी आपके फंक्शन के ऊपर नहीं है, अब जैसे इस केस में ये जो लाइन सेगमेंट है ये आपके इस ग्राफ के नीचे है ना, या ये पॉइंट और ये पॉइंट पिक करते तब भी ये आपके ग्राफ के नीचे ही होती, आप मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट पिक करते तो भी ये ग्राफ के नीचे ही होती, राइट। तो कोई भी दो पॉइंट्स आपने अपनी मर्जी से पिक कर लिए और अगर वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को चेक किया तो वो कभी भी अगर आपके फंक्शन के ग्राफ के ऊपर नहीं लाई करती है तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, कॉनकेव। और कभी भी ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने वाली कभी भी फंक्शन के ग्राफ के नीचे अगर नहीं लाई करती है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स फंक्शन। ठीक है, तो whenever you are in this situation where the line segment joining is below your function, then it's concave. Whenever the line segment joining any 2 points on the graph is above your function, then it is a convex function. ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है कॉनकेव या कॉन्वेक्स की। तो इस तरीके से भी आप फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे इस केस में मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट होता तो ये लाइन सेगमेंट ऊपर है ग्राफ के, ये पॉइंट और ये पॉइंट होता तो ये भी ऊपर है। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट होता तो भी ऊपर होती, मतलब कुछ भी आप अपनी मर्जी से पिक कर लो, हमेशा उन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो ग्राफ के ऊपर ही लाई कर रही है। या फिर लाइन सेगमेंट कभी भी अगर ग्राफ के नीचे नहीं लाई कर रही है तो आप क्या बोल सकते हो कि जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्वेक्स। सिमिलर केस विद कॉनकेव। ठीक है, अच्छा जी। तो अब जो है हमें जो है, ठीक है, ये तो हमने वर्ड्स में बोल दिया, अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें वो देखते हैं। ठीक है, चलो, तो अब आप ये देखो, अब इस चीज को हम थोड़ा सा मैथमेटिकली लेके जाते हैं। तो अब ये देखो कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कॉनकेव के केस से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से दिस इज माय फंक्शन, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, कोई भी रैंडम पॉइंट्स पिक करने थे तो मान लो ये जो मेरी बेसिकली कोई भी रैंडम पॉइंट्स अगर मैं पिक करूं तो मान लो वो जो रैंडम पॉइंट्स हैं वो चलो मेरे हो गए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट।
रैंडम पॉइंट्स में ये दोनों पॉइंट्स भी आते हैं ना, ठीक है, रैंडमली पिक कर लिए। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई फंक्शन y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है ना। ओके जी, ऑलराइट। तो अब ये जो पॉइंट है, मान लो x की वैल्यू a है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, f ऑफ a, कि भाई फंक्शन में जब x की जगह a डालेंगे तो जो वैल्यू आएगी, राइट। व्हाट अबाउट दिस नाउ, दिस इज पॉइंट b एंड यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू b हो जाएगी, f ऑफ b। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, b कॉमा f ऑफ b, और ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, a कॉमा f ऑफ a, ठीक है। अच्छा जी, तो आप पहली बात तो ये करते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगी, पहले ना उसकी इक्वेशन निकालते हैं। इसकी इक्वेशन निकालते हैं कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है, जो जिसके दो पासिंग पॉइंट्स हैं a कॉमा f ऑफ a और b कॉमा f ऑफ b, इसकी इक्वेशन क्या होगी वो बताते हैं, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस तरीके से निकालते हैं, y माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, ठीक है। इस तरीके से ये जो है मेरा फंक्शन की इक्वेशन निकल गई, ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है ये क्या बनी मेरी, कि y माइनस f ऑफ a इज इक्वल्स टू x माइनस a टाइम्स f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन बन गई इस पर्टिकुलर फंक्शन की, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b, तो मुझे एक्चुअली जब मैं डिफाइन करती हूँ तो मेरे को एक्चुअली बोलना क्या है, मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि भाई ये जो भी वैल्यू है ना, जो भी मान लो x की वैल्यू जो भी होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो भी ये y की वैल्यू है, ये वाली y वैल्यू मेरी फंक्शन की y वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, राइट। तो मेरी फंक्शन की जो वैल्यू है इस पॉइंट पे वो मेरी लाइन की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। बेसिकली यही मेरा मकसद है ना बोलने का, कि मान लो ये कोई भी एक रैंडम पॉइंट है C, तो मैं क्या चाहती हूँ कि जब x की वैल्यू C पुट करूं तो ये जो भी पॉइंट आए इस पे जो भी वैल्यू होगी y की, ठीक है, वो छोटी होनी चाहिए किससे, जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है उससे। और ये चीज हर पॉसिबल पॉइंट पे एप्लीकेबल होनी चाहिए, तभी अगर ये वाली पॉइंट्स जो हैं हमेशा नीचे लाई करेंगे तभी ये मेरा फंक्शन कॉनकेव होगा, राइट। तो बेसिकली मैं क्या चाहती हूँ कि ए से बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं उस पे एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो बेसिकली अब आपका कोई भी एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, अब आप ए से बी के बीच में कितने भी पॉइंट्स क्या क्या पॉइंट्स हैं उसकी अगर आपको जनरली चीजें रिप्रेजेंट करनी है तो वो क्या होगी कि भाई मैं एक नंबर है लैम्डा विच इज बिटवीन 1 and 0, वो मैं पिक करूंगी, राइट। और मैं एक नंबर निकाल के लेके आऊंगी किस तरीके से, जहां पे मैं लैम्डा टाइम्स ए करूंगी प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स बी करूंगी, राइट। तो ये क्या होगा, दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ एनी जनरल पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। तो जब आप लैम्डा की वैल्यू 1 रख दोगे ना तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, राइट। तो आपका पॉइंट ए हो गया। जब आप लैम्डा की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये वाली गायब हो गई और ये वाला बी हो गया। और जब भी लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो आपका कोई ना कोई पॉइंट जो है वो बीच वाला आएगा, राइट। एनी पॉइंट इन बिटवीन ओनली यू विल हैव, राइट। तो एनी जनरल पॉइंट between A and B can be represented by lambda times A plus 1 minus lambda times B, where लैम्डा बिट बिलोंग्स टू 0 to 1। तो जब लैम्डा की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा वो बी होगा, और जब लैम्डा की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास पॉइंट ए आ जाएगा। और बाकी अलग अलग लैम्डा वैल्यूज के लिए जो बीच में कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे वो मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से, ओके। यहां तक चीज क्लियर हो गई।
ठीक है ना। ओके जी, तो बेसिकली मैं क्या चाहती हूँ कि मैंने इन ये जो पॉइंट्स हैं ए से बी के बीच में, ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे पॉसिबल एक्स वैल्यूज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ लिया। ठीक है, तो मान लो ये जो मेरा सी पॉइंट था, ये कोई भी जनरल पॉइंट हो गया मान लो, और ये जो जनरल पॉइंट है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, लैम्डा टाइम्स ए प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स बी। ठीक है, और अगर मेरा फंक्शन जो है वो कॉनकेव है तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि जो वैल्यू आएगी यहाँ पे इस लाइन पे, y की जो भी वैल्यू आएगी इस लाइन पे, वो कम होनी चाहिए कंपेयर टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो जब आपकी x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, वो कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन से निकलेगा। ठीक है ना, और जब आपकी x की वैल्यू ये है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो कैसे निकलेगा, जब आप x की जगह ये वैल्यू रख दोगे, राइट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यही होगी कि जब x की वैल्यू ये जो भी है इसमें, ये इसको जब फंक्शन में पुट कर देंगे तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो व्हाट इज दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, दिस इज एक्चुअली f ऑफ लैम्डा टाइम्स a प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स b। ये मेरी फंक्शन वैल्यू हो गई, राइट। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी वो जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो आप इस इक्वेशन का यूज करो, तो आप इस इक्वेशन का जब यूज करोगे तो क्या आ रहा है, तो मेरी x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मुझे पता है मेरी x की वैल्यू क्या है, लैम्डा टाइम्स a प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स b, ये वैल्यू है। तो जरा इसको देखो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो एक बहुत प्यारा सा एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है ना, तो एक बार बस डिराइव करना है, उसके बाद हम लोग जनरली इस चीज को डायरेक्टली यूज कर लिया करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, लैम्डा टाइम्स ए माइनस लैम्डा टाइम्स ए प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स बी। ठीक है, और इधर माइनस ए, ठीक है ना, ये हो गया, और इधर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ये टर्म हो गई। ठीक है ना, अच्छा तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो ये क्या चीज है, लैम्डा ए, और इधर क्या है माइनस ए, राइट। तो मैं यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा बी और माइनस ए अगर कॉमन ले लूं तो ये 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, राइट। इस तरीके से चीज हो गई मेरे पास, तो ये चीज हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, दिस इज व्हाट आई हैव, राइट। ठीक है ना, तो ओके, सो y माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से और क्या हो गया मेरे पास, अब आप यहाँ से 1 माइनस लैम्डा कॉमन ले सकते हो, और इधर b माइनस ए हो जाएगा, और इधर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो अब यहाँ से मैं बी माइनस ए कैंसिल कर सकती हूँ, राइट। तो मेरे पास क्या बच गया, y माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये जो 1 माइनस लैम्डा है इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ बी एंड माइनस माइनस प्लस लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ ए, दिस इज व्हाट आई हैव, एंड हियर y माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे माइनस एफ ऑफ ए है, यहाँ पे भी माइनस एफ ऑफ ए है, सो यू कैन कैंसिल दीज टू थिंग्स। ठीक है ना, और आपके पास ये जो टर्म बच गई वो क्या हो गई, यहाँ पे ये देखो, लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस, अब यहाँ पे एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ बी है, तो मैं एफ ऑफ बी अगर कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, राइट। तो मेरी जो y की वैल्यू है वो क्या हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई, राइट। तो इससे मेरे को क्या पता चलता है कि भाई जब मेरी x की वैल्यू क्या थी, जब मेरी x की वैल्यू क्या थी, लैम्डा टाइम्स a प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स b, तो मेरी कॉरेस्पॉन्डिंग जो लाइन मैंने बनाई थी ए पॉइंट और बी पॉइंट पे चीजें ज्वाइन करके, उसकी y वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ बी। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और हमारा कहना क्या है
कि अगर मेरा फंक्शन कॉनकेव है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से छोटी होगी, तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से छोटी होगी। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से बेसिकली, कि जो मेरी फंक्शन वैल्यू है कहाँ पे, लैम्डा टाइम्स ए प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स बी पे, वो बड़ी होनी चाहिए कहाँ से, जो मेरी लाइन पे वैल्यू थी, राइट, लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ बी, राइट। दिस इज बेसिकली व्हाट आई वांट टू से। तो अगर मेरा फंक्शन कॉनकेव है तो कोई भी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए और बी के लिए ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए फॉर एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा विच इज बिटवीन 0 एंड 1। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज माय डेफिनेशन। तो हमने ग्राफ का यूज करके एक डेफिनेशन डिराइव कर ली। अब इस डेफिनेशन को अगर हम लोग प्रॉपरली लिखना चाहें तो वो हम लिख देंगे। अब सिमिलर तरीके से जैसे फंक्शन अगर आपका कॉनकेव होता मान लो इस तरीके का, तो भी यहाँ पे फंक्शन वैल्यू यही होती और ये आपकी y वैल्यू जाती थ्रू द लाइन, और हमारे को कॉन्वेक्स चाहिए फंक्शन, तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, राइट। दिस इज व्हाट वी वांट। तो उसी तरीके से हम इस चीज को लिख देंगे, ठीक है। सो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब मैं अगर फाइनली डिफाइन करना चाहूं तो क्या होगी डेफिनेशन, फंक्शन f is concave in the interval I, if कोई एक इंटरवल आए उसमें मेरा फंक्शन जो है कॉनकेव होगा कब, if फॉर ऑल a कॉमा b इन बिलोंग्स टू माई इंटरवल, तो मेरे कोई भी a कॉमा b पॉइंट है जो मेरे इंटरवल के अंदर हैं, एंड फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा बिटवीन 0 एंड 1। अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल है ना कि मेरी फंक्शन वैल्यू कहाँ पे, lambda times a plus 1 minus lambda times b, if that is greater than equal to lambda times f of a plus 1 minus lambda times f of b, right। अगर ये कंडीशन ट्रू है हर पॉसिबल वैल्यू के लिए, हर पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी के लिए, राइट, एंड फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा बिटवीन 0 एंड 1, तो देन वी विल से दैट द फंक्शन इज कॉनकेव, ठीक है। बुक में कई बार ये इस तरीके से भी लिखा होता है कि यहाँ पे लैम्डा की जगह 1 माइनस लैम्डा लिख दो, यहाँ पे लैम्डा की जगह 1 माइनस लैम्डा लिख दो, तो बोथ द डेफिनेशन आर एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। आप लैम्डा को कुछ और नाम दे दो, लैम्डा, तो मतलब ये सेम चीज एप्लीकेबल इस तरीके से भी है, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बोथ थिंग्स एक्चुअली मीन द सेम, ठीक है, ये एप्लीकेबल हो या ये एप्लीकेबल हो, बोथ आर एक्चुअली द सेम, ठीक है। ऑल राइट। तो जब भी फंक्शन की वैल्यू एट एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी is greater than the value of the value of y on that particular line, अगर फंक्शन वैल्यू बड़ी है उस लाइन वाले पॉइंट से, लाइन की y वैल्यू से, तो फंक्शन कॉनकेव होगा, राइट। एंड सिमिलरली अगर वो कॉन्वेक्स है तो एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर साइन। सो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है ये लेस देन इक्वल टू बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है, चलो दोबारा से लिख देते हैं। What do I say? Function f is convex in the interval I if for all a comma b which belongs to the interval I and for all values of lambda which belongs to 0 to 1, अगर मेरी function value at lambda a plus 1 minus lambda b is greater than equal, is less than equal to lambda times f of a plus 1 minus lambda times f of b, अगर ये चीज होल्ड करती है कोई भी पॉसिबल वैल्यू ऑफ a कॉमा b के लिए एंड फॉर एनी lambda वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, सो इन दैट केस वी विल कॉल आवर फंक्शन कॉन्वेक्स। तो ये डेफिनेशन है कॉन्वेक्स की, ये डेफिनेशन है कॉनकेव की, ठीक है। और ये सारी डेफिनेशन जो है हमारी
यहां से आई है कि ये वाला पॉइंट इसकी जनरल वैल्यू निकाल ली और ये वाला पॉइंट इसकी जनरल वैल्यू निकाल ली। और अगर ये फंक्शन जो है कॉनकेव है तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी इस वैल्यू से, और अगर फंक्शन कॉन्वेक्स है तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी इस पॉइंट से। ठीक है, ये हमारा लॉजिक है। ठीक है ना? इज दैट ऑल राइट? आई होप दिस इज क्लियर। ओके जी। और आप ये चीज देखो कि ये वाली जो डेफिनेशन है इसके लिए मुझे कोई डिफरेंशिएबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे डबल डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन लगाने के लिए तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक एग्जांपल ऐसा ले लिया फंक्शन का विच लुक समथिंग लाइक दिस। अब ये फंक्शन इस पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट? बट मान लो मुझे ये चेक करना है कि भाई ये फंक्शन कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, तो मैं क्या करूंगी कि कोई भी दो पॉइंट्स पिक कर लो, इन दोनों की लाइन सेगमेंट अगर फंक्शन वैल्यू फंक्शन के ग्राफ से नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कॉनकेव हो जाएगा, राइट? कोई भी दो पॉइंट्स आप इसी साइड ले लोगे तो ये लाइन है, ये लाइन ग्राफ के ऊपर तो नहीं है, ग्राफ पे ही है तो चलेगा। सेम थिंग हियर ऑल्सो, ये ग्राफ पे ही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ग्राफ के ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉनकेव। तो ये जो डेफिनेशन है ये तब भी वर्क करती है जब फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल ना हो, तब भी। तो ये बेसिकली इस चीज की एडवांटेज है। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट और होता है, जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स देखा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और एक कॉन्सेप्ट देखा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट? अब जैसे यहाँ पे ये सिचुएशन है कि आपने ये दो पॉइंट्स ज्वाइन किए, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन एग्जैक्टली ग्राफ पे ओवरलैप कर रही है, राइट? तो ये फंक्शन जो है वो कॉनकेव है, बट स्ट्रिक्टली कॉनकेव नहीं है। स्ट्रिक्टली कॉनकेव के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो चीज है ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं चलेगी, हमें ये सिर्फ ग्रेटर देन ही होनी चाहिए, या फिर ये सिर्फ लेस देन ही होनी चाहिए। कि ऐसी सिचुएशन भी नहीं चाहते हम कि आप ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओके अगर ये लाइन सेगमेंट इस तरीके से बन रही है तो वी डोंट इवन वांट दीज टू वैल्यूज टू ओवरलैप। ठीक है, तो अगर ये जो डेफिनेशन है इसमें ये इनइक्वालिटी में इक्वल है, उसको अगर हटा दिया जाए तो अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो हमारी डेफिनेशन होती है स्ट्रिक्टली कॉनकेव या स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स की। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं कि मान लो आपका एक फंक्शन है कुछ इस तरीके का, ऐसा और फिर ऐसा और फिर ऐसा। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने दो पॉइंट्स चूज कर लिए, ये और ये, ठीक है ना, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनेगी वो यही होगी, यही होगी। तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल ओवरलैप कर रही है ना इस फंक्शन पे, राइट? तो हमें ऐसी सिचुएशन भी नहीं चाहिए। तो आपका एक स्मूथ कर्व अगर होगा तभी वो स्ट्रिक्टली कॉनकेव या स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होगी। सो दिस इज कॉनकेव बट नॉट स्ट्रिक्टली कॉनकेव। ठीक है ना, तो ये फंक्शन कॉनकेव होगा बट स्ट्रिक्टली कॉनकेव नहीं होगा। ठीक है ना, सिमिलरली सेम चीज कॉन्वेक्स के लिए है। ठीक है, तो अगर मैं इसको फ्लिप करके इस तरीके का कोई डायग्राम बना देती तो ये कॉन्वेक्स होता बट ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स नहीं होता। ठीक है, तो whenever you replace this greater than equal to for just greater than or this less than equal to for just less than, then this becomes a strictly concave or a strictly convex function. ठीक है, so yeah, all right, एक चीज और देख लो कि इफ मान लो आपका एक फंक्शन है एफ, इफ एफ इज स्ट्रिक्टली कॉनकेव, अगर आपका फंक्शन एफ जो है वो स्ट्रिक्टली कॉनकेव है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपका एक नया फंक्शन होगा विच इज नेगेटिव ऑफ एफ, दैट इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। ठीक है ना, तो अगर आपका एक फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली कॉनकेव है तो इस फंक्शन का जो भी नेगेटिव होगा वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होगा। सिमिलरली if f is strictly convex, then negative of f
is strictly concave, ठीक है ना। तो अब ये कैसे होगा ये देखो, अब जैसे मान लो ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट वन में क्या लिखा है, एफ इज स्ट्रिक्टली कॉनकेव। एफ स्ट्रिक्टली कॉनकेव कब होगा, जब एफ ऑफ लैम्डा टाइम्स ए प्लस वन माइनस लैम्डा टाइम्स बी जो है वो क्या होगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस वन माइनस लैम्डा टाइम्स बी, वन माइनस लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ बी। राइट, ये सिचुएशन हुई तब जाके ये स्ट्रिक्टली कॉनकेव होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने एक नया फंक्शन बनाया विच इज जी फंक्शन, जी इज नेगेटिव ऑफ एफ, राइट। अब मेरे को चेक करना है कि भाई जी फंक्शन कैसा है, तो मेरा जो जी फंक्शन है वो कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, इसके लिए मुझे जी फंक्शन में ये रिलेशनशिप में ग्रेटर देन आ रहा है, लेस देन आ रहा है, क्या आ रहा है वो देखना पड़ेगा, राइट। तो अब आप एक काम करो, ये जो इनइक्वालिटी है अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो इसको तो इनइक्वालिटी साइन फ्लिप हो जाता है, राइट। तो मान लो अगर आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो नया साइन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एफ लैम्डा ए प्लस वन माइनस लैम्डा बी, राइट, दैट इज लेस देन माइनस लैम्डा एफ ऑफ ए प्लस वन माइनस लैम्डा, और इधर माइनस भी रहेगा, ठीक है, एफ ऑफ बी, ये हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये जो नेगेटिव ऑफ एफ है ये एक्चुअली मेरा जी फंक्शन है, राइट। तो दिस जी लैम्डा ए प्लस वन माइनस लैम्डा बी इज लेस देन, यहाँ पे लैम्डा माइनस एफ ऑफ ए, माइनस एफ ऑफ ए इज बेसिकली जी ऑफ ए प्लस वन माइनस लैम्डा माइनस एफ ऑफ बी, दैट इज एक्चुअली माई जी ऑफ बी, राइट। तो अगर ये रिलेशनशिप होल्ड करती है तो मेरा जी फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, जी इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। और जी एक्चुअली क्या था, g was negative of f, तो इसका मतलब नेगेटिव ऑफ f is strictly convex, राइट। तो अगर ये चीज होल्ड करती है तो उसका जो नेगेटिव होता है वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स हो जाता है। स्ट्रिक्ट कॉन्केविटी रिजल्ट्स इन स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्सिटी इफ यू फ्लिप द साइन, ठीक है। सिमिलर तरीके से आप इस चीज को भी शो कर सकते हो, ऑलराइट, इज दैट ओके, ऑलराइट, आई होप दिस इज फाइन, लेट्स सी। तो थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं, तो ठीक है। All right, so this was the definition. So let's try to do some problems now. So one of the question is prove that mod of x, ये मेरा एक function है, prove that f of x is equals to mod of x is convex in the interval माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इस इंटरवल में मेरा ये जो फंक्शन है ये कॉन्वेक्स है, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी हमें पता है यहाँ हम डबल डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। और अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ किस तरीके से दिखाई देता है, समथिंग लाइक दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x। तो आई कैन क्लियरली सी फ्रॉम द ग्राफ कि कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, नेवर अबव द ग्राफ, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, नेवर अबव द ग्राफ, कोई भी दो पॉइंट्स ऐसे ले लो, नेवर above, sorry, never below the graph. For convex it should be never below the graph, ठीक है। So it's always above the graph, तो ये convex है, ये हमें पता है। बट जो हमने ऊपर डेफिनेशन देखी है क्या हम उसका यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो मेरी जो डेफिनेशन थी वो क्या बोलती है कि अगर ये सिचुएशन है, कोई भी मैं रैंडम पॉइंट्स ले लूं तो क्या होगा, दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी कॉन्वेक्स। तो लेट्स सी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, दिस इज व्हाट आई विल बी डूइंग। सो मुझे क्या क्या शो करना है, टू शो दैट फॉर एनी a comma b point and lambda belonging to 0 to 1 we should have this, we should have what, कि भाई f of lambda a
प्लस 1 माइनस लैम्डा बी, ठीक है, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ बी. दिस इज वॉट आई हैव टू शो. ये अगर मैंने प्रूव कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है. देन आई विल से दैट ओके दिस एफ फंक्शन इज कॉन्वेक्स, राइट. ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ. अब एक बात बताओ, ये वाली साइड माइनस, अगर मैं इस पूरी चीज को इधर ले आऊं और अगर मैं उसको लेस देन इक्वल टू 0 शो कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, राइट. मान लो इसको आप बोल रहे हो कैपिटल ए और इसको बोल रहे हो कैपिटल बी, और अगर मैंने ये शो कर दिया कि भाई कैपिटल ए लेस देन इक्वल टू बी, ये शो करना है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू मी शोइंग ना कि a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट. तो मैं शुरुआत कहां से करूंगी? मैं शुरुआत यहां से करूंगी कि मैं a माइनस बी लिखूंगी और फिर मैं इसको शो करूंगी कि ये लेस देन इक्वल टू 0 है. तो a माइनस बी क्या है मेरे पास? दिस इज एफ ऑफ लैम्डा a प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स b माइनस, ये तो मेरा कैपिटल ए हो गया और मेरा कैपिटल बी क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ बी. यहां से शुरू करती हूँ और मैं देखती हूँ कि भाई ये क्या चीज है और इसको लेस देन इक्वल टू 0 शो करने की कोशिश करती हूँ. तो मुझे मेरा फंक्शन पता है, मेरा फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ एक्स. तो ये जो फंक्शन है इसमें जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ लैम्डा टाइम्स ए प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स बी माइनस लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ ए मतलब मॉड ऑफ ए माइनस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ बी मतलब मॉड ऑफ बी. ठीक है, ये मुझे शो करना है. अच्छा जी, तो अब एक बात बताओ. अब मुझे तो नहीं पता कि ये ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या है, आई डोंट नो दैट, राइट. लेकिन अगर मैं ये बोल लूं कि भाई मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, इज दैट ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई? वी नो दिस अबाउट मॉड कि कोई भी दो नंबर्स का अगर आप सम करते हो और उनका मॉड लेते हो, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू इनके इंडिविजुअल मॉड्स, राइट. एंड सिमिलरली मॉड ऑफ एक्स वाई को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई, ऐसे लिख सकती हूँ ना, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना. ओके जी. तो अब ये देखो, इन दोनों चीजों को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे. तो अब मैं यहाँ पे ये जो कैपिटल ए है इसकी जगह कोई एक अगर बड़ा नंबर लिख दूं तो जो भी मेरी रिजल्टेंट चीज आएगी दैट इज गोइंग टू बी बिगर देन दिस कि लेस देन दिस, बिगर देन होगी, राइट. तो अगर मैं यहाँ पे इस चीज को, ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मॉड ऑफ लैम्डा a प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस लैम्डा टाइम्स b, राइट. और ये वाली चीज एज इट इज रख दूं, ठीक है, ये वाली चीज एज इट इज हो गई. तो मैं क्या कह रही हूँ, व्हाट एम आई सेइंग, कि मैंने यहाँ पे एक कोई भी नंबर था उससे कोई एक एटलीस्ट बड़ा नंबर रखा है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी मेरी ये बड़ी होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस, राइट, है ना. तो इसलिए ये वाला जो साइन है ये क्या हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस साइड इज बिगर देन दिस. ये वाली चीज समझ आ गई. तो इसमें हमने क्या किया है, इस नंबर की जगह कोई एक बड़ा नंबर लिख दिया, ठीक है ना. तो कोई एक बड़ा नंबर अगर हमने लिख दिया तो क्या हो गया, दिस साइड बिकम बिगर, राइट. और यहाँ पे अब अगर मैं यही वाला लॉजिक लगाऊं कि ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और उनका मॉड है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये चीज, ये जो भी चीज है ये एग्जैक्टली किसके बराबर होगी, लैम्डा टाइम्स दिस प्लस 1 माइनस लैम्डा इसका मॉड टाइम्स बी का मॉड माइनस लैम्डा मॉड ऑफ ए माइनस 1 माइनस लैम्डा मॉड ऑफ बी, राइट. और ये वाली दोनों साइड इक्वल है, लेकिन ये वाली साइड इससे तो बड़ी है ना, है ना. तो वी विल कीप कंटिन्यूइंग टू से दैट ओके ये वाली साइड बिल्कुल इसके तो बराबर ही है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, लेकिन ये वाला जो नंबर है ये इससे तो बड़ा है, राइट, है ना. तो अब इस चीज को अगर मैं इधर यहाँ पे ये इक्वल टू है, ठीक है. अब ये बताओ कि जो लैम्डा है ये तो खुद मेरा एक पॉजिटिव नंबर था फ्रॉम 0 to 1,
तो उसका जो मॉड है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो ये लैम्डा टाइम्स मॉड ऑफ ए प्लस यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा भी पॉजिटिव होगा, 1 माइनस लैम्डा टाइम्स मॉड ऑफ बी माइनस लैम्डा टाइम्स मॉड ऑफ ए माइनस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स मॉड ऑफ बी, राइट। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये सारी चीजें कैंसिल हो गई। तो ये कैंसिल होके मेरे पास क्या बच जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो मेरा ये वाला नंबर इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट, है ना। ये वाली चीज इसके बराबर थी, ये इसके बराबर थी, ये 0 के बराबर है, तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर है, लेकिन ये इस तरीके से इसके साथ रिलेटेड है, राइट। तो मैंने क्या बोला कि मेरा ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एग्जैक्टली इसी के बराबर था, राइट। और ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये वाला साइन कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये जो मेरा एफ ऑफ लैम्डा ए प्लस 1 माइनस लैम्डा बी जो है माइनस लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ बी, this is less than equal to 0, right? And if this is less than equal to 0, I can bring it to this side. तो इससे मेरे पास क्या शो हो जाएगा, lambda times f of a plus 1 minus lambda times f of b, right? और जैसे ही आपने ये शो कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, f is convex, right? और मुझे यही तो प्रूव करना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अगर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल ना भी हो तो भी मैं इस डेफिनेशन का यूज करके मेरा फंक्शन कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है वो प्रूव कर सकती हूँ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर एंड देयर आर नो डाउट्स इन दिस, ठीक है, इज दैट ओके, ऑलराइट, ठीक है जी, चलो। तो ओके, लेट्स सी। ओके, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स सी। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सपोज यू एक्स इज कॉनकेव फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, तो यू एक्स जो एक फंक्शन है ये क्या है, कॉनकेव, ठीक है जी, ऑलराइट। जी बी एन इंक्रीजिंग कॉनकेव फंक्शन, तो जी एक फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग भी है, मतलब इसका जो भी अगर डिफरेंशिएबल हुआ ये तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एंड ये खुद कॉनकेव फंक्शन भी है, ठीक है। एंड ये कहाँ पे डिफाइंड है, जी बी एन इंक्रीजिंग कॉनकेव फंक्शन डिफाइंड इन एन इंटरवल कंटेनिंग द रेंज ऑफ यू, तो जो यू फंक्शन की रेंज है वो जी फंक्शन की डोमेन है, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा जी, एंड डिफाइन एक नया फंक्शन डिफाइन करो विच इज, एक नया फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स विच इज जी ऑफ यू ऑफ एक्स, तो बिकॉज जी फंक्शन यू की रेंज पे डिफाइंड है तो ये जी की डोमेन हो गई, तो ये प्रॉपरली डिफाइंड है, ठीक है। तो एक नया फंक्शन है एफ विच इज जी फंक्शन में यू एक्स का अगर कॉम्पोजिशन कर दिया तो जो बनता है वो। तो अब आपको प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्केव इन आई, तो यू हैव टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्केव इन द इंटरवल आई, ठीक है। एक इंटरवल आई है जहां पे ये जो यू एक्स फंक्शन डिफाइंड था वहां पे
आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो कॉनकेव है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ऑल राइट, तो अगर मुझे ये फंक्शन कॉनकेव प्रूव करना है तो आप ये देख लो कि आप क्या प्रूव करना चाहते हो, ठीक है। सो इफ आई वांट टू प्रूव दैट, तो मुझे एक्चुअली प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि लेट कोई भी दो पॉइंट्स हैं ए कॉमा बी विथ a less than b and lambda is any number which belongs to 0 to 1, वहां पे क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि अगर मैं f ऑफ लैम्डा a प्लस 1 - लैम्डा b निकालू, वो क्या होना चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी कॉन्केव, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, लैम्डा टाइम्स f ऑफ a प्लस 1 - लैम्डा टाइम्स f ऑफ b। ये है, मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव। तो एक काम करते हैं, कोई भी एक साइड से शुरू कर लेते हैं, ये वाली साइड से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ पहुंचते हैं, ठीक है। तो चलो, मुझे जो है f ऑफ लैम्डा a प्लस 1 - लैम्डा b, ये क्या होगा ये शो करना है। तो बिकॉज ये f फंक्शन क्या था, g फंक्शन में इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये एक्चुअली क्या है, g ऑफ u ऑफ लैम्डा a प्लस 1 - लैम्डा b, ये है ये फंक्शन, राइट, ठीक है ना। और g फंक्शन के बारे में जो खास बातें हैं वो क्या है, g इज इंक्रीजिंग एंड इट इज कॉनकेव। g फंक्शन इंक्रीजिंग है और कॉनकेव है, ये चीज मुझे पता है, राइट। g फंक्शन इंक्रीजिंग है और कॉनकेव है, और u फंक्शन क्या है, u फंक्शन भी कॉनकेव है, u इज कॉनकेव, ठीक है ना। तो u फंक्शन कॉनकेव है, ठीक है ना। तो अगर u फंक्शन कॉनकेव है तो इसका क्या मतलब है कि भाई अगर मैंने u के लिए ये वाली वैल्यू निकाली ना, तो ये वाली वैल्यू किससे बड़ी होगी या किससे छोटी होगी, तो बिकॉज u इज कॉनकेव आई नो दैट कि अगर मैं u ऑफ लैम्डा a प्लस 1 - लैम्डा b निकालूंगी, तो ये जो वैल्यू है ये बड़ी होगी, ये कॉनकेव है, तो ये किससे बड़ी होगी, लैम्डा ऑफ u ऑफ a प्लस 1 - लैम्डा टाइम्स u ऑफ b, राइट। ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, इतना हमें समझ में आ गया, राइट, बिकॉज u इज कॉनकेव, ठीक है, u कॉनकेव है ना, इतना हमें समझ आ गया, ठीक है। और मुझे एक चीज और पता है क्या, कि g फंक्शन जो है वो क्या है, g फंक्शन इंक्रीजिंग है, राइट। g फंक्शन इंक्रीजिंग है का मतलब क्या है कि अगर मान लो दो नंबर्स हैं, एक नंबर है x और एक नंबर है y, जहां पे x इज बिगर देन y, तो मैं अगर g ऑफ x निकालूंगी ना तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू g ऑफ y होगा, राइट। ये चीज होनी चाहिए, है ना। तो इस चीज से मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ कि भाई मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है ये बड़ी है इससे, है ना। तो अगर मैंने g फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे निकाली और g फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे निकाली, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा, राइट। क्योंकि g फंक्शन जो है वो क्या है, g फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है, राइट। सिंस g is an increasing function, राइट, तो इसका मतलब कि अगर मैं g फंक्शन के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करूंगी, है ना, तो u ऑफ लैम्डा a प्लस 1 - लैम्डा b ये पुट करूंगी, ठीक है ना, तो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू g के अंदर मैं अगर ये वाली वैल्यू पुट करूंगी, राइट। तो दिस इज लैम्डा u ऑफ a प्लस 1 - लैम्डा u ऑफ b, राइट। दिस इज व्हाट आई नो, है ना, ये चीज मुझे समझ आ गई। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ पता है क्या, इसके अलावा कुछ पता है क्या हमें। अब ये देखो कि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, राइट। और g फंक्शन क्या है, व्हाट इज g फंक्शन, g फंक्शन इज कॉनकेव ऑल्सो, g इज कॉनकेव, राइट। तो g फंक्शन के अंदर अगर मैं कुछ लैम्डा टाइम्स वॉट एवर प्लस 1 - लैम्डा टाइम्स वॉट एवर करूंगी,
तो वो वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी किससे, लैम्डा टाइम्स जी ऑफ वट एवर दिस इज प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स जी ऑफ वट एवर दिस इज, राइट। तो इसका मतलब सिंस जी इज कॉन्केव, तो जी फंक्शन के अंदर लैम्डा टाइम्स यू ऑफ ए प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स यू ऑफ बी, ये वाली जो चीज है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगी किससे, लैम्डा जी ऑफ यू ऑफ ए, है ना, प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स जी ऑफ यू ऑफ बी, राइट, है ना। ये चीज ट्रू है हमारे पास यहां तक, है ना। और ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, जी ऑफ यू ऑफ ए, जी ऑफ यू जो फंक्शन था वो मेरा एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, राइट। तो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, दिस इज एफ ऑफ ए एंड व्हाट इज दिस, एफ ऑफ बी। तो ये एग्जैक्टली exactly किसके बराबर है, लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ बी। तो ये वाली जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है इससे, राइट। सो दिस इज, आई नो दैट दिस is greater than equal to lambda f of a plus 1 minus lambda times f of b, राइट। ये चीज प्रूव हो गई। अब मेरे को पता है कि भाई ये वाली वैल्यू इसके बराबर थी, राइट। तो इस चीज को देख लो, फिर यहां से ही हमने शुरुआत की थी ना। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू, वेयर इज इट, हाँ, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो, ये जो वैल्यू थी ना, ये वाली, ये एग्जैक्टली क्या है, दिस इज एग्जैक्टली एफ ऑफ दिस, एफ ऑफ लैम्डा ए प्लस 1 माइनस लैम्डा बी। और ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है और ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि भाई ये वैल्यू तो ये एग्जैक्टली सेम है, ये और ये तो सेम है। तो यहाँ पे, सॉरी सॉरी नॉट हियर, या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। तो ये एक्चुअली मेरा एफ ऑफ लैम्डा 1 माइनस लैम्डा वट एवर एंड दिस इज बिगर देन दिस, राइट। एंड ये जो वैल्यू है इससे बड़ी क्या वैल्यू है, this thing is bigger than this particular thing, right। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे इसको किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, इससे। और यहाँ पे मैं इसको, बिकॉज ये ग्रेटर है, तो ये अल्टीमेटली ये सारे ग्रेटर वाले ही स्टेप्स हैं, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, राइट। तो एक्चुअली मेरे पास क्या हो गया, मैं अगर इन दोनों तीनों चीजों को कंबाइन करूं, एक चीज तो ये हो गई, राइट, which is this is one thing, right, and I know that this value is bigger than this। तो ये वाली वैल्यू किससे बड़ी है, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, राइट। और मेरी ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू के बराबर है। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, एफ ऑफ लैम्डा ए प्लस 1 माइनस लैम्डा बी, राइट। तो एक्चुअली इससे क्या पता चल गया, ये वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाली वैल्यू, राइट। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, f of lambda a plus 1 minus lambda b is greater than equal to lambda times f of a plus 1 minus lambda times f of b। और यही तो डेफिनेशन शो करनी होती है अगर आपको कोई फंक्शन कॉन्केव दिखाना होता है। तो इससे मेरे पास क्या प्रूव हो गया, f is concave बाय डेफिनेशन। यही तो मेरी डेफिनेशन थी, राइट। तो मुझे f को ही तो कॉन्केव प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। दिस इज योर एंटायर प्रोसेस। आई नो लॉट ऑफ स्टेप्स आर देयर, इंक्रीजिंग वाली वैल्यू भी यूज करी, जी कॉन्केव है ये भी यूज किया, यू कॉन्केव है वो भी यूज किया। तो सारे अलग अलग स्टेप्स को हमने स्टेप वाइज यूज किया है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो ये तो चलो ठीक है। तो ये तो एक्चुअली ये सब करके भी आपको फील हुआ होगा कि ओके इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब फंक्शन आपका डबल डिफरेंशिएबल है तो आप बहुत आराम से फंक्शन कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है, वो हमने हमने जो पहली डेफिनेशन देखी थी उसका यूज करके आप निकाल ही सकते हो, राइट। तो सिमिलरली अगर स्ट्रिक्टली कॉन्केव है स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है ये अगर शो करना है तो क्या कर सकते हो, तो व्हाट आर वी सपोज टू डू नाउ, an easy proof, easy test basically to check if the function
is concave slash convex. And here we are talking about strictly concave and strictly convex. ठीक है, strictly concave slash strictly convex. अगर ये चीज चेक करनी हो तो आप बहुत आराम से कर सकते हो. कैसे? अगर आपका डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0 फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इन a, b, तो इससे क्या पता चल जाता है कि मेरा जो फंक्शन f(x) है दैट इज स्ट्रिक्टली कॉन्केव इन दिस इंटरवल a to b. ठीक है, और अगर आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, काइंडली नोट दैट वी आर नॉट पुटिंग इक्वल टू, बिकॉज इक्वल होता तो सिर्फ कॉन्केव बोल सकते हैं. ठीक है ना, एंड देन द इनइक्वालिटी गोज बोथ वेज. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर ऑल x इन दिस इंटरवल a to b, इससे क्या पता चलता है कि मेरा जो f(x) है इट इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स इन दिस इंटरवल a to b. ठीक है, दिस इज बेसिकली हाउ वी कैन चेक. तो अगर ये चीज एप्लीकेबल है तो ये स्ट्रिक्टली कॉन्केव होगा, ये चीज एप्लीकेबल है तो ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होगा. बट इसमें आपको ये चीज नोट करनी है कि ये रिवर्स डायरेक्शन अप्लाई नहीं होती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपका एक फंक्शन है f(x) विच इज इक्वल्स टू x⁴. इसका जब आप डायग्राम देखते हो ना तो इट लुक्स लाइक दिस, राइट? तो ये फंक्शन एक्चुअली स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है. लेकिन अगर इसका आप डबल डेरिवेटिव देखोगे तो इसका डबल डेरिवेटिव एक्चुअली क्या आएगा? 4 and then 3 12x², ये आएगा, राइट? और 0 पे ये वैल्यू 0 ले रहा है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो अगर ऐसी चीज है तो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, बट जरूरी नहीं है कि हर स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन के लिए ये चीज एप्लीकेबल हो. कई बार इक्वल टू 0 वैल्यूज भी लाई कर सकती हैं. दिस इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस. ठीक है, इफ दिस इज हैपनिंग देन वी कैन से इट्स स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, बट इफ इट इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स वी कांट से दिस फॉर श्योर. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो सिर्फ एक साइड पे ही जा रही है, ओनली वन साइड इट इज गोइंग. ठीक है, दिस इज योर reason why we don't take it both sides. ठीक है, ये सिचुएशन है. ऑल राइट, तो ओके, उसके अलावा is there anything that you need to know? Let's see. तो अब जैसे कुछ कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जो कॉन्केव होते हैं और कॉन्वेक्स होते हैं, तो वो चीज आपको वैसे भी पता होनी चाहिए. नॉट मतलब ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट यूज्ड टू इट, बट कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं जो कॉन्वेक्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जो कॉन्केव होते हैं, जो आपको देख के आराम से आप पता कर सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका एक फंक्शन है, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्केव फंक्शन. ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका एक फंक्शन है ये, विच इज ax² प्लस bx प्लस c. अब आप एक बात बताओ, इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? 2ax प्लस b. इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा? 2a, राइट? तो व्हेन इज दिस फंक्शन कॉन्केव? Here we are not talking about strictly concave or strictly convex, we are just talking about concave, right? तो ये फंक्शन कॉन्केव होगा कब? जब दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट? So when is this less than equal to 0? Whenever a is less than equal to 0, right? So this is concave if a is less than equal to 0, right? This is my definition. All right. So this is an example of a concave function, right? और जैसे ही a की वैल्यू नॉन जीरो रखती, मान लो सिर्फ लेस देन 0 हुआ, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? बिकॉज दिस इज लेस देन 0, इट विल बिकम अ स्ट्रिक्टली कॉन्केव फंक्शन. ठीक है, ओके जी. सिमिलरली मान लो एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू x⁴a.
अब ये कैसा फंक्शन है, ये भी ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स रेज टू द पावर ए माइनस वन, राइट। इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए टाइम्स ए माइनस वन एक्स रेज टू द पावर ए माइनस टू, राइट। तो पहले तो फॉर हम लोग मान लो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक्स की वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो पे, ताकि थोड़ी सी तो स्ट्रक्चर पुट हो जाए, राइट। तो ये वाली टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, राइट। व्हाट अबाउट दिस, व्हेन विल दिस टर्म बी पॉजिटिव, सॉरी आई वांट इट टू बी अ कॉनकेव फंक्शन ना, मुझे कॉनकेव फंक्शन चाहिए, तो दिस हैज टू बी लेस देन जीरो, this is always positive, I want this to be less than zero. When is this less than zero, a times a minus 1, I want it to be less than or equal to zero if I want it to be concave. तो ये कब होगा, when is this the case? So आपको क्या बताना है कि ए की कौन सी वैल्यूज के लिए ये हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो होती है। तो मेरे पास जो ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, जीरो और वन। तो अब आप इधर देखो, इधर देखो और इधर देखो, तो जब भी ए की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, तो ये तो कैंसिल हो गया, राइट। जब भी ए की वैल्यू वन से बड़ी होगी तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तब भी ये मेरा काम नहीं चल रहा है। और जैसे ही ए की वैल्यू जीरो से लेके वन के बीच में होगी तो ये वाली टर्म तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, राइट। तो ये वाली चीज कॉनकेव कब होती है, जब ए की वैल्यू इज बिटवीन वन एंड जीरो, ठीक है ना। तो यहां से हमने ये पता कर लिया, ठीक है, दिस इज क्लियर, ऑल राइट। सिमिलरली जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, ये कैसा फंक्शन हो गया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो क्या होगा, वन बाई एक्स, और ऑब्वियसली एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, राइट। इसका डेरिवेटिव वन बाई एक्स है, इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x power minus one comes in front and then this is x square, right। x हमेशा पॉजिटिव है तो ये वाली टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, राइट, और ये नेगेटिव, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन जीरो ओनली, राइट। तो ये जो है ये कैसा है, ये फंक्शन भी कॉनकेव है, रादर इट्स अ स्ट्रिक्टली कॉनकेव फंक्शन, कॉनकेव एंड यू कैन से स्ट्रिक्टली कॉनकेव एज वेल। Every strictly concave function is concave, but every concave function is not strictly concave, ठीक है। Strictly concave, all right। तो ये क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए किसके, कॉनकेव फंक्शंस के, ठीक है, वेरी गुड, ऑल राइट। सिमिलरली मान लो मुझे एग्जाम्पल्स देने हो ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शंस, तो वो क्या हो जाएंगे, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा फंक्शन है फिर से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, टू ए एक्स प्लस बी, इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, टू ए, राइट। अब मुझे कॉनकेव के लिए क्या चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। सो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। सेकंड, व्हाट इज द नेक्स्ट फंक्शन, एक्स पावर ए, फिर से मैं वही फंक्शन है, अब ए की अलग वैल्यूज के लिए इसकी सिचुएशन वो होगी ना। तो अब जैसे अगर मैं यहीं से चीजें डिराइव करूं तो इसका डेरिवेटिव ये था, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं हमारा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस रेंज में और इस रेंज में ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, राइट। तो इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, ए की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू जीरो हो या फिर ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो, तब ये वाली चीज एप्लीकेबल हो जाएगी, राइट। सो इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन or if a is less than equal to 0, then also this is applicable, right? So then it is convex. Third, let's say your function is this, fx is equals to e raised to the power ax,
ई रेज टू द पावर ए एक्स। ये कैसा फंक्शन है? इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? एफ प्राइम एक्स ई रेज टू द पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू द पावर ए एक्स का ए, राइट। अच्छा जी, डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? ए एज इट इज ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई पावर ए एक्स और ए एक्स का ए, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। कुछ भी कर लो, ये हमेशा पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव। ई रेज टू द पावर पॉजिटिव की कुछ भी पावर कर लो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो दिस इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन ऑलवेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। सिमिलरली मान लो हमारा एक फंक्शन है मॉड एक्स, ये तो हमने अभी भी शो किया है कि ये क्या होता है? कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस को कॉनकेव और कॉन्वेक्स आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, ओके जी। अब इसके अलावा मान लो एक चीज और है, जैसे कि इफ यू हैव टू फंक्शंस, ठीक है, मान लो एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉनकेव। ये दोनों क्या है? कॉनकेव फंक्शंस, ठीक है। अब इनका आपने कोई भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन किया, नॉन नेगेटिव लीनियर कॉम्बिनेशन, नॉन नेगेटिव लीनियर कॉम्बिनेशन। नॉन नेगेटिव लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कि आपने इसको किसी एक नंबर ए से मल्टीप्लाई किया और इसको किसी नंबर बी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एंड ए इज नॉट नेगेटिव एंड बी इज ऑल्सो नॉट नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब वही है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन है, दिस विल ऑल्सो बी कॉनकेव, राइट। सिमिलर थिंग होल्ड्स फॉर कॉन्वेक्स ऑल्सो, कि अगर दो फंक्शन कॉन्वेक्स हैं और उनका अगर एक नॉन नेगेटिव लीनियर कॉम्बिनेशन किया जाए तो वो जो नॉन नेगेटिव लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो भी क्या होता है? कॉन्वेक्स। सो सिमिलर रिजल्ट होल्ड्स फॉर कॉन्वेक्स फंक्शंस एज वेल। सेम थिंग एग्जैक्टली, बस क्या चीज चेंज होगी? यहाँ पे कॉन्वेक्स हो जाएगा और यहाँ पे कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये नॉन नेगेटिव लीनियर कॉम्बिनेशन ही रहेंगे, ठीक है। दिस इज बेसिकली हाउ समटाइम्स यू कैन यूज दीज प्रॉपर्टीज। हो सकता है आपको पता है कि भाई ओके मान लो ये log x है, ये एक तरीके का फंक्शन है, ई पावर एक्स किसी एक तरीके का फंक्शन है और उनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो आप ये प्रॉपर्टी भी कई बार डायरेक्टली यूज कर सकते हो टू शो इफ अ फंक्शन इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज फाइन, ठीक है। ऑल राइट, ओके, वन मोर थिंग। So basically one last thing, only one result that you need to know. तो जैसे हमने क्या बोला था, जब हमने फंक्शंस को कॉनकेव या कॉन्वेक्स डिफाइन किया था तो हमारी डेफिनेशन ये वाली यूज की थी हमने, राइट। दिस वाज वन मोर डेफिनेशन, दिस वन, कि भाई कोई भी एक पॉइंट ले लिया, एक्स की वैल्यू ले ली ए और दूसरे एक्स की वैल्यू ले ली बी और उनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन किया, तो अगर फंक्शन वैल्यू इनके फंक्शन वैल्यूज की लीनियर कॉम्बिनेशन से बड़ी है तो वो कॉनकेव होगा और ये वाली सिचुएशन होगी तो वो कॉन्वेक्स होगा। तो ये रिजल्ट जो है ये सिर्फ दो एक्स की वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये इन जनरल एप्लीकेबल होता है। तो इसका क्या मतलब है ये देखते हैं। तो वो जो रिजल्ट मैं अभी बताने वाली हूँ उसको हम लोग बोलते हैं जेनसन्स इनइक्वालिटी, जेनसन्स इनइक्वालिटी। व्हाट इज दिस सेइंग? पहले इसके स्टेटमेंट समझते हैं, ठीक है। तो मान लो देयर इज अ फंक्शन f इज कॉनकेव, इस फंक्शन को हम लोग कॉनकेव बोलेंगे इन द इंटरवल i, कोई मेरी एक इंटरवल है i, उसमें मैं फंक्शन को कॉनकेव बोलूंगी कब? इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, मतलब कॉनकेव होगा तो वो कंडीशन होगी और वो कंडीशन होगी तो कॉनकेव होगा। इफ एंड ओनली इफ
the following inequality holds for all x1, x2 up to xn in the interval I, and for all lambda 1 greater than equal to 0, lambda 2 greater than equal to 0, lambda n greater than equal to 0, with what condition? With lambda 1 plus lambda 2 up to lambda n, all these values being equal to 1. ठीक है, तो ये कोई भी फंक्शन को कॉनकेव बोलेंगे किसी भी एक इंटरवल में तब जब इस इंटरवल में से मैंने कोई भी एन पॉइंट्स पिक किए, कोई भी एन पॉइंट्स अपनी मर्जी से, और अलग अलग लैम्डा वैल्यूज पिक करी सच दैट ये जितनी भी लैम्डा वैल्यूज हैं ये सारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इन सारी लैम्डा वैल्यूज का जो सम है वो 1 आना चाहिए. ठीक है, तो क्या इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए कि एफ ऑफ फंक्शन वैल्यू अगर मैं निकालू कहाँ पे, लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 प्लस लैम्डा n xn पे, तो वो ग्रेटर होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए देन व्हाट, lambda 1 f of x1 plus lambda 2 f of x2 plus lambda n f of xn. तो अगर कॉनकेव है तो ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज of x1, x2 up to xn in the interval I, and for all possible values of lambdas such that they are all greater than equal to 0 and the sum is 1. तो ये एक्चुअली मेरी जो डेफिनेशन थी कॉनकेव की, जो मैंने दो पॉइंट्स के लिए पिक की थी, उसका जनरलाइजेशन है. तो जब मैंने दो पॉइंट्स के लिए पिक करी थी तो क्या थी सिचुएशन कि भाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और ये लैम्डा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लैम्डा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये सब भूल जाओ और सिर्फ इतना. तो मेरा जो कॉनकेव का डेफिनेशन था वो यही था. अब इसको जब मैंने जनरल तरीके से शो किया तो इसको हम लोग बोलते हैं जेनसेंस इनइक्वालिटी. ठीक है, ये हमारी जेनसेंस इनइक्वालिटी है कि आप अपनी इंटरवल में से चाहे 10 पॉइंट ले लो चाहे 20 पॉइंट ले लो, उनका कोई एक लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हो आप सच दैट ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं और इन सब वैल्यूज का सम मिला के 1 आना चाहिए. तो ये जो फंक्शन वैल्यू है ये बड़ी होगी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से. ये जो है हमारा जेनसेंस इनइक्वालिटी है. ठीक है, इसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट चीज अब एप्लीकेबल होता है कॉन्वेक्स फंक्शंस के लिए. तो आप फंक्शन को कॉन्वेक्स कब बोलोगे, जब एवरीथिंग एल्स इज द सेम. यहाँ पे कॉन्वेक्स आ जाएगा एवरीथिंग एल्स इज द सेम एक्सेप्ट फॉर दिस वन थिंग. ठीक है, तो कॉन्वेक्स होगा जब ये इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू हो जाएगी. ठीक है, सो द सेम रिजल्ट holds for convex functions if we just reverse the inequality. इनइक्वालिटी आपने बस रिवर्स कर दी तो ये चीज जो है जनरली एप्लीकेबल हो जाएगी. ठीक है, ये मेरी जेनसेंस इनइक्वालिटी है. ऑलराइट, सो दिस इज माय जेनसेंस इनइक्वालिटी. ठीक है, तो जो चीज हमने कॉनकेव की डेफिनेशन देखी थी नॉर्मली उसको जनरलाइज कर रहे हैं. रादर देन जस्ट टेकिंग 2 पॉइंट्स यू कैन पिक एनी पॉइंट्स ऑफ योर चॉइस, 3, 4, 5, 10, 15, 1000, 100, व्हाटएवर. दिस थिंग शुड होल्ड. ठीक है, concave if and only if this holds, and if this holds for all possible values of x's and lambdas and sum is 1, then it is concave. So it's going both ways, if and only if. ठीक है, all right, so basically these were all the concepts that you needed to do in order to cover your chapter number 9. जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग थोड़े से इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, एप्लीकेशंस एज इन क्वेश्चंस. तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए भी हैं while doing all of this, functions, concave, convex, all of these, and how to use this definition to prove if something is concave or convex, like in these two examples, mod x1 and this one. So जो next class होगी उसमें थोड़े से और questions करेंगे. ठीक है, और थोड़े से past years भी करेंगे. All right, so congratulations, our course is over finally after a long time. So yeah, you should start practicing more and more now. It's time. And I'll see you guys in the next class whenever we discuss the questions. All right, so we will be having a doubt class after like 10 minutes.
So anyone who has doubts, feel free to join that. Okay. All right. Thank you so much, guys. Take care. Have a good rest of your day. Bye-bye. हाँ जी, बताइए. I was not able to solve question 4. I think 4 जो है मैंने ग्रुप पे भेजा है. 4th क्वेश्चन सॉल्व करके. दिस इज 4th ना. Yes, ma'am. इसका सोल्यूशन ग्रुप पे भेजा हुआ है मैंने. एक बार आप चेक कर लेना उसको. ठीक है. Okay, ma'am. दिस इज check the group. या फिर maybe I can just attach it over here also. So in these notes only you can find it. ठीक है. I've added it here so you can check this PDF only. हाँ जी. Ma'am, when we write x dot function of t, so this means that. So whenever you see a dot na, it means you are differentiating it with respect to time. Okay, ma'am. ठीक है. तो कहीं पे भी k dot आ गया, t dot आ गया, x dot आ गया, y dot आ गया, everything means you are differentiating it with respect to t. Okay, ma'am. ठीक है. और बताओ. Then ma'am, question 5. क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है कि ये आपका फंक्शन है. ठीक है. और आपको इसको टेलर्स अप्रोक्सीमेशन करना है टू द सेकंड ऑर्डर. तो कैसे करेंगे वो. टेलर्स अप्रोक्सीमेशन कैसे होता है. You do this na, f of x is approximately f of a plus f prime a divided by 1 factorial x minus a, right? Yes, ma'am. Plus f prime f double prime a divided by 2 factorial x minus a whole square, right? Yes, ma'am. तो ये आपका फंक्शन है और आपको ये वाला अप्रोक्सीमेशन करना है. ठीक है. लेकिन किस वैल्यू पे करना है, किस पॉइंट के अराउंड करना है, मतलब व्हाट इज योर ए, दैट गेस यू कैन डू फ्रॉम हियर कि ये वैल्यू 1 कब आती है. तो when is this value coming out to be 1? When p is 0. When p is 0, right? So when x value is 0, so x is basically my p here, right? Yes, ma'am. तो जब मेरी p वैल्यू 0 आती है तो उस पॉइंट के अराउंड मुझे सेकेंड ऑर्डर टेलर्स पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन करना है. Okay, ma'am. है ना. तो मेरा मतलब मान लो x वैल्यू ये होता तो एक्चुअली ये क्या है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, जहाँ पे x क्या है p/100. है ना. Okay, ma'am. ठीक है. और बताओ. Ma'am, then question 4. This is exactly the same as this, I think. अच्छा हाँ, yes, ma'am. ये भी एग्जैक्टली सेम ही है, ये और ये. है ना. Yes, ma'am. ठीक है. हाँ जी. ठीक है. व्हाट अबाउट दिस. Ma'am, in question 1D part, I had a doubt. Can we take a outside and then solve elasticity for 1 upon x root x? Because my answer was coming different. देखो लेकिन मेरा जो y फंक्शन है वो तो पूरा है ना. My y is actually this entire thing, right? Yes, ma'am. तो मुझे dy by dx निकाल के और फिर y x डिवाइडेड बाय y करना है. तो I would not suggest you to remove a. Okay, ma'am. तो
मतलब अगर आप बिना रिमूव करके कर रहे हो तो आपका आंसर नहीं आ रहा है क्या? मैम बिना रिमूव करके आ रहा है, बट इफ आई टेक ए आउटसाइड देन फिर डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब वो नहीं कर सकते फिर, यस मैम। ठीक है ना? क्योंकि बट एक्चुअली ये नहीं मैटर करेगा आपका, चाहे आप ए हटाओ चाहे मत हटाओ, आपका आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि मैम मैंने ए बाहर लिया था तो आंसर में भी ए आ रहा था, बट अगर ए को अंदर लेते हैं देन इट गेट्स कैंसल्ड आउट, ऐसा हो रहा था। चलो एक काम करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लूं, लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग ए और माइनस लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर 1 + 1/2 इज 3/2, राइट? ये हो गया, है यस ना? मैम। और ये क्या हो जाएगा, -3/2 log x, है ना, इज इक्वल्स टू log a ln y, राइट? ओके, तो अब जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx। इसका a से तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, -3/2 log x का 1/x। तो मेरी इलास्टिसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या हो जाएगी, -3/2, चाहे ए की कोई भी वैल्यू हो। ए की कोई भी वैल्यू मतलब ए चाहे 1 हो, ए की वैल्यू अगर 1 होना इसका मतलब हमने बाहर निकाल दिया है इसको, राइट? यस मैम। तो इलास्टिसिटी हमेशा -3/2 आएगी इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस। ओके मैम। तो अगर आप 1/x √x की इलास्टिसिटी निकालोगे वो एग्जैक्टली -3/2 आएगी, और इसकी भी -3/2 आएगी, ठीक है? दिस इज फाइन। यस मैम। ओके जी, और बताइए। Ma'am, and then question 3, I had doubt for this question. Can you think of a reason why it is larger in absolute value? Okay, all right. So a study of Norway State Railway reveals that for rides up to 60 kilometers, the price elasticity of volume of traffic, price elasticity of volume of traffic is मतलब price elasticity of volume of traffic का मतलब है if my price स्टेट रेलवेज है, अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब मेरे फेयर्स अगर 1% चेंज होती हैं तो मेरी वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक जो है वो 0.4% से कम हो जाएगी, ठीक है? मतलब ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो जाएगा जो लोग ट्रैवल करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू, और एंड दिस इज स्टिल अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर्स, ठीक है? ऑल राइट, according to this study what is the consequence of it, 10%, ठीक है? Corresponding elasticity for journey over 300 kilometers is calculated to be approximately -0.9, ठीक है? इसका मतलब अगर 1% फेयर्स इंक्रीज होते हैं, प्राइस ऑफ ट्रैवलिंग इंक्रीज होता है, तो तो क्या होगा कि मेरे जो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है वो भी क्लोज टू 1% डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन व्हाई दिस इलास्टिसिटी इज लार्जर इन एब्सोल्यूट टर्म्स? तो इसका मतलब लोग ज्यादा रिस्पॉन्ड कब कर रहे हैं प्राइस चेंज को, जब डिस्टेंस ज्यादा है, राइट? तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि एक रीजन ये हो सकता है कि जैसे ना शॉर्ट डिस्टेंस पे जो फेयर होता है वो वैसे भी बहुत कम होता है, राइट? Yes, ma'am. आइडियली शॉर्ट डिस्टेंस पे कम फेयर होगा, बड़े डिस्टेंस पे 300 किलोमीटर्स पे फेयर बहुत ज्यादा होगा, राइट? तो जो जिस तरीके से लोग एक छोटे प्राइस इंक्रीज को परसेंटेज टर्म्स में शायद वो ज्यादा हो, जैसे मान लो 10 रुपए पे 1% प्राइस इंक्रीज इज 1 रुपी, राइट? तो मे बी दे perceive it differently than how they perceive a percentage change on a bigger denominator. तो 100 रुपए पे 10% चेंजेस 10 रुपीज, तो 110 फेयर हो गया, और 10 रुपए पे 11 रुपए। तो मतलब एक रीजन ये हो सकता है कि छोटे अमाउंट पे जब परसेंटेजेस चेंज होते हैं तो लोगों को उतना फील नहीं होता है कि उनकी पॉकेट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है क्या। लेकिन जैसे अगर एक बड़ा अमाउंट है, मान लो 300 रुपीज, 300 रुपीज पे
10% change would be 330 rupees. So that could make people think twice before going, or they might want to take a different route of traveling. Okay, ma'am. मतलब यही पॉसिबल कारण हो सकता है. ठीक है. ऑल राइट. हाँ जी, और बताइए. Then, ma'am, question for A part. ए पार्ट क्या बोल रहा है कि अगर x 1% से चेंज होता है तो क्या y कुछ भी चेंज होगा? नहीं होगा ना. आप x को कितना भी चेंज कर लो, क्या आपका फंक्शन वैल्यू चेंज हो रहा है? No, ma'am. नहीं. तो इसकी इलास्टिसिटी क्या हो गई? 0. मैम नहीं आ रहा समझ. dy बाई इलास्टिसिटी क्या होती है कि अगर मेरा जिसके रिस्पेक्ट में मैं इलास्टिसिटी निकाल रही हूँ वो अगर मान लो 1% से चेंज होता है तो मेरा जो भी फंक्शन है वो कितने परसेंट से चेंज होगा, राइट? Yes, ma'am. तो मेरी x वैल्यू अगर 1% से चेंज होती है तो क्या मेरी y वैल्यू में कोई भी चेंज आएगा? No, ma'am. क्योंकि मेरा फंक्शन तो कांस्टेंट है, राइट? Yes, ma'am. तो इसका मतलब मेरी क्या इलास्टिसिटी है? इफ x चेंज बाय 1%, हाउ मच बाय व्हाट अमाउंट डज माय y चेंज? 0%. Yes, ma'am. Understood. या फिर आप इसको dy बाई dx निकालो. dy बाई dx क्या आएगा? 0. है ना. Yes, ma'am. तो वो भी फिक्स हो गया. तो जैसे मान लो कैसा, हाँ, अगर आपका प्राइस, हाँ, अगर आपकी क्वांटिटी फिक्स हो, जैसे मान लो ये क्वांटिटी इज इक्वल टू 10 हो, और अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी हो, क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड यू हैव टू फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी एंड क्वांटिटी इज इक्वल टू 10 ऑलवेज. तो आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी? प्राइस इलास्टिसिटी, चाहे प्राइस 100 हो, चाहे 10 हो, चाहे कुछ भी हो, मेरी क्वांटिटी तो हमेशा 10 ही रहेगी, राइट? Yes, तो ma'am. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई? 0. Yes, ma'am. तो वो लॉजिक है यहाँ पे. ठीक है. ओके जी, और बताइए. Then, ma'am, couldn't understand the meaning of F part of question 7. मीनिंग, ओके. तो मेरा एक ये फंक्शन है, ये फंक्शन है मेरा, इसकी मुझे इलास्टिसिटी निकालनी है. ये तो लेफ्ट साइड हो गया, ये चीज समझ आ गई. Yes, ma'am. ठीक है. और ये जो चीज है ये क्या है? दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, दे आर सेइंग कि मेरी दो इलास्टिसिटीज का प्रोडक्ट है ये. कि अगर मेरा एक फंक्शन है u, ठीक है ना, u इज इक्वल टू g ऑफ x, तो पहले मैं f ऑफ u की इलास्टिसिटी निकालू विद रिस्पेक्ट टू u टाइम्स इलास्टिसिटी ऑफ u निकालू विद रिस्पेक्ट टू x. तो दिस इज एक्चुअली टू इलास्टिसिटीज. इलास्टिसिटी ऑफ फंक्शन f which is a function of u with respect to x, ये टाइम्स इलास्टिसिटी ऑफ u with respect to x, ये दो इलास्टिसिटीज के प्रोडक्ट के बराबर है ये वाली इलास्टिसिटी. Okay, ma'am. ठीक है. हाँ जी, और बताइए. मैम इससे हम किसी एग्जाम्पल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको इसको यस मैम. नहीं, इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू तो नहीं सॉल्व कर सकते, आप जनरली ही सॉल्व करोगे. मतलब आई डेंट गेट योर क्वेश्चन. आर यू मैम आस्किंग? मतलब आप क्या एग्जाम्पल देके समझा सकते हो एक बार? ओके ओके, दैट यू आर सेइंग. ठीक है. तो मान लो आपका एक फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x, ठीक है. तो मुझे पहली बात तो दो तीन चीजें बतानी पड़ेंगी. एक तो g ऑफ x फंक्शन क्या होता है और एक f ऑफ x फंक्शन क्या होता है, राइट? और यस g मैम. ऑफ x को u बोला हुआ है, ठीक है. तो मान लो g ऑफ x क्या फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है, मान लो x पावर 3, ठीक है. और f ऑफ x जो है वो मान लो है x स्क्वायर, ठीक है. यस मैम. तो ये जो चीज है f ऑफ g ऑफ x, ये क्या होगा कि भाई g f ऑफ g x क्या है? x क्यूब, राइट? तो f ऑफ x क्यूब क्या होगा? x क्यूब इस पूरे का होल स्क्वायर. तो ये एक्चुअली क्या है? x पावर 6. यस मैम.
तो मेरा f ऑफ g ऑफ x जो है फंक्शन, ये x पावर 6 है, राइट? यस मैम। और मेरा एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, ठीक है ना? तो मैं अगर यहां से इलास्टिसिटी निकाल लूं, किसकी? इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ व्हाट? दिस f ऑफ g ऑफ x। तो ये क्या होगी? ये मैंने एग्जांपल सिंपल इसलिए लिया क्योंकि मैं इसका डायरेक्टली इलास्टिसिटी बता सकती हूँ। तो इसकी अगर आप लॉग ले लोगे तो 6 आगे आ जाएगा, और जो कोएफिशिएंट होता है वही मेरी इलास्टिसिटी होगी, राइट? यस मैम। तो इसकी इलास्टिसिटी होगी 6। यस मैम। है ना? अच्छा, और ये इलास्टिसिटी किसकी प्रोडक्ट के बराबर है? कि ये जो फंक्शन है, ये जो जो भी फंक्शन है, अब इसकी जगह x की जगह u लिख दो, ठीक है? f ऑफ u इज इक्वल टू u स्क्वायर। तो अगर आप इलास्टिसिटी निकालते विद रिस्पेक्ट टू u ऑफ f ऑफ u, तो वो क्या आती? 2। यस मैम। है ना? और ये जो चीज है इलास्टिसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u क्या था मेरा? g ऑफ x फंक्शन, राइट? तो u वॉज g ऑफ x। तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x क्या आती? पावर 3 है, तो इधर 3 आ जाता, राइट? यस मैम। और ये इलास्टिसिटी 6 है, जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। मैम इसमें हमने u x क्यूब लिया है। u इज x क्यूब, या ओके मैम। u इज g ऑफ x, तो x क्यूब, ठीक है? यस मैम। ओके जी, और बताओ। देन मैम क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9, assume that f is differentiable function, find expressions for the elasticity of the following। कि ये एक फंक्शन है y, इसकी इलास्टिसिटी निकालनी है आपको, इलास्टिसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैम हम सिंपली x अपॉन जो ये फंक्शन है इनटू इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो आपको सेम डेफिनेशन यूज करनी है कि भाई मेरा फंक्शन अगर ये है तो पहले मैं dy बाई dx निकाल लूंगी, ठीक है? और फिर x डिवाइडेड बाय y कर दूंगी। ओके मैम। और बीच में मान लो कहीं पे ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है कि भाई f प्राइम x डिवाइडेड बाय f ऑफ x टाइम्स x, उसको मैं क्या लिख दूंगी? माई इलास्टिसिटी ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? यस मैम। तो कहीं पे बीच में अगर ऐसा एक्सप्रेशन आए सॉल्व करते टाइम, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, इलास्टिसिटी ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये सारे केसेस में एक्चुअली यही करना है, y इज दिस, y इज दिस, y इज दिस। अब इलास्टिसिटी निकालो इनकी, इलास्टिसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? ओके मैम। और बताओ। देन मैम 10b पार्ट, माय आंसर वाज नॉट मैचिंग फॉर दिस। 10th जो है वो एक बारी ये आ रहा है आंसर हमारा, इज दिस व्हाट द आंसर इज? यस मैम। इसको भी कॉपी कर देते हैं फिर। ठीक है, ये एक बारी आप यहाँ से चेक कर लेना, ठीक है? यस मैम। और बताइए। मैम देयर इज वन मोर क्वेश्चन, आई विल सेंड इन द ग्रुप। श्योर। मैम इसमें जब हमने f ऑफ u इज इक्वल टू u स्क्वायर करा था, कहाँ पे? सो ये वाला, सो इसमें हमने पहले u x लिया है एंड देन फिर उसके बाद u x क्यूब लिया है। नहीं, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि आप अपने वेरिएबल को नाम तो कुछ भी दे सकते हो ना। जैसे मान यस लो मैम। फंक्शन है कि मेरा जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करना है, राइट? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि भाई f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, या दिस फंक्शन इज एग्जैक्टली द सेम एज मी सेइंग दिस, दिस फंक्शन इज एग्जैक्टली द सेम एज मी सेइंग दिस।
मेरे वेरिएबल का नाम तो मैं कुछ भी रख सकती हूँ। ओके मैम। एंड मैम जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की इलास्टिसिटी अगर हमें निकालनी है तो दैट्स बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू इलास्टिसिटी ऑफ जी ऑफ एक्स। एग्जैक्टली कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन की इलास्टिसिटी अलग से निकाल दी और फिर जी ऑफ एक्स की अलग से निकाल दी, उन दोनों का प्रोडक्ट है। एग्जैक्टली यस। तो ओके मैम। बिकॉज दिस वाज जी ऑफ एक्स एंड दिस इज माय एफ ऑफ एक्स फंक्शन। यस एब्सोल्युटली। ठीक है। यस मैम। आपने भेज दिया क्वेश्चन? यस मैम। ओके सो यस वी हैव वन मोर। हाँ जी ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है? In connection with study of attitudes to risk, the following approximation to a consumer's utility function is encountered. Explain how to derive this approximation. ठीक है. Okay. ओके तो बेसिकली आपका ये जो फंक्शन है ये ऐसा हो सकता है ना, इट्स लाइक आपकी यहाँ पे ए वैल्यू क्या हो गई, वाई, राइट? ठीक है। ठीक है। ओके सो मान लो ये जो पूरा फंक्शन था, ये जो फंक्शन है ये क्या है, u ऑफ x। ठीक है। तो मेरी x की वैल्यू क्या है, y प्लस m माइनस एस, राइट? यस मैम। ठीक है। तो मैं ये जो अप्रोक्सीमेशन है, मुझे किस चीज का अप्रोक्सीमेशन निकालना है, u ऑफ x का। ठीक है। तो मेरा u ऑफ x का अप्रोक्सीमेशन एक्चुअली कैसे निकलता है कि मैं क्या करूं, u ऑफ a प्लस u प्राइम a divided by 1 factorial x minus a plus u double prime 2 factorial which is 2 at a, and then I do x minus a whole square, right? यस मैम। ये होता है। मेरा x क्या है, y, मेरा x क्या है, y plus m minus s, राइट? और मेरी a वैल्यू क्या है, y, मैम जो कि हमने a मुझे इज इक्वल टू। हाँ, ये जो एक्सप्रेशन होता है यहाँ पे, जो फर्स्ट टर्म होती है, जो फंक्शन वैल्यू होती है, वो मेरे को बताती है कि मेरा फंक्शन मैंने किस पॉइंट के अराउंड अप्रोक्सीमेट किया है, राइट? यस मैम। तो मैंने यहाँ से क्या आइडिया लगाया कि मेरी ए वैल्यू पक्का वाई होगी। यस मैम। ये आइडिया हम लोग यहाँ से लगा रहे हैं। ओके ठीक है। मैम। तो अब बस मेरे को क्या करना है, जो जो मैंने वैल्यूज देखी हैं उसका यूज कर देना है। तो ये u ऑफ x हो गया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू u ऑफ y प्लस u प्राइम y, और x की वैल्यू क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस a y। तो क्या बच गया मेरे पास, m माइनस एस यस मैम। प्लस u डबल प्राइम a इज माई y
डिवाइडेड बाई 2 एंड x माइनस a क्या हो गया, फिर से m माइनस s का होल स्क्वायर, है ना। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया, राइट। यस मैम। ठीक है, और बताइए। मैम इतना ही है। चलो जी, वेरी नाइस, गुड। ठीक है, I'll see you soon. The course is over now, so congratulations on that. Okay, all right. Thank you. थैंक यू मैम।